ये फैसला जो है, ये फैसला जो किया गया और उसी सोच के साथ में हम लोगों ने तय किया है कि जिलों में प्लानिंग होनी, जिले के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करने हैं। सरकारी या गैर सरकारी कानून व्यवस्था की स्थिति की मशीनरी दुरुस्त हो, मजबूत हो, ये सोच के फैसला किया गया। नहीं, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन कम से कम उसके पीछे कोई आधार होता, बजट होता ना, आप आधार होता, बजट होता, उसके पीछे कोई योजना होती तो अच्छा रहता। अब मुख्यमंत्री जी रोजाना कोई ना कोई घोषणाएं करते हैं और आप केवल अपनी घोषणाएं करके किसी ना किसी वर्ग को खुश करना, 4.5 साल के नकारापन को इन घोषणाओं के माध्यम से ढकने का प्रयास मुख्यमंत्री जी का। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे नए जिलों के गठन को लेकर। आज अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में इस अधिसूचना के जारी होते ही विपक्ष का धर्म निभाते हुए विपक्ष ने कहा है कि अधिसूचना ठीक है, लेकिन एक कार्य योजना होती है, उससे पहले पूरा बजट तैयार होता है और फिर उसके बाद घोषणा होती है। अब उसका अपना तर्क है, लेकिन क्या नए जिलों के गठन को लेकर इस तरह की सियासत जो की जा रही है वो सही है? और अगर जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, अगर उन सवालों पर गौर किया जाए तो क्या पहले कोई बजट कार्य योजना उसको सामने पटल पर रखना चाहिए था कि कैसे जिलों के गठन के बाद वहां पर पूरा प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अमला काम करेगा और इससे फायदा उस इलाके को किस तरह का होगा? सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछे गए थे विपक्ष के, वो भी यही थे। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी इस चर्चा का हिस्सा है और मदन राठौड़ जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सैनी साहब, गठन को लेकर देखिए, जब भी जितना छोटा इलाका होता है, ये कहा जाता है कि जितना छोटा क्षेत्र होगा कंट्रोल करने के लिए, प्रशासनिक तंत्र के लिए, उतना ज्यादा व्यवस्थाएं वहां पर सुधरती हैं। और मेरे ख्याल से जितने जिलों की मांग की गई थी, जो धरने प्रदर्शन किए गए थे जिन जिन जिलों की तरफ से जिलों की मांग को लेकर, उससे ज्यादा अचानक से इतने जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में क्या 50 जिलों के हो जाने के बाद यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो बेहतर होंगी, या फिर कुछ और भी इसमें एक और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा जनतंत्र के अंदर जनता के लिए लाभदायक होता है। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। 25 जिलों से स्टार्ट हुए थे, वो होते होते 33 रह गए, अब वो 50 हो गए। वो इसीलिए हो गए कि अब हमारी रीच जो राजस्थान का जितना बड़ा भूभाग है, उसमें विभिन्न शहरों में और जिलों में हम पहुंच सकते हैं, तो कोई संकट नहीं है। और जो एक स्ट्रक्चर चाहिए था, उसका राम लुभाया कमेटी ने पूरा विवरण दिया है, कैसे तहसील बनेगी, कैसे जिले के क्या कुछ होगा, सारा आसपास का तो सब क्लियर है। ऐसी स्थिति में ये कहना तो ठीक है, क्योंकि प्रतिपक्ष अगर खामोश रह जाता है, इसका मतलब कि वो कुछ जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। तो प्रतिपक्ष अपनी अगर बात कहता है तो उसको सुनना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वर्तमान सरकार इस मामले में जब मोदी सरकार को समझा रही है कि आप अपना डेमोक्रेटिक स्वरूप बनाइए, तो खुद तो स्वयं उपस्थित है डेमोक्रेटिक स्वरूप के साथ में, तो अच्छी बात हुई है। मदन जी साहब बैठे हैं, ये अगर ये कोई नाराजगी जताएंगे तो अपन देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उसी हिसाब से आगे बात बढ़ाएंगे। लेकिन ये जिले बनना तो बेहतर बात है। अब देखिए, हर शहर चाहता है कि वो जिला बन जाए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। उसकी सारी कुछ बंदिशें हैं, उनको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक वो हो नहीं सकता। और राम लुभाया कमेटी का जो 6 महीने और बढ़ाया आगे, इसमें और जो संकट आएंगे और जो जिले बनने की संभावनाएं हैं, उनको बनाया जाएगा और उनको निपटाया जाएगा। यही फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री अभी यही बोल रहे थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए। राठौड़ साहब, स्वागत तो किया है अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के। उन्होंने कहा है कि नए जिलों का वो स्वागत तो करते हैं, लेकिन उसको लेकर कोई एक आधार होना चाहिए था, उसको लेकर कोई बजट की बात सामने आनी चाहिए थी, एक योजना सामने रखी जानी चाहिए थी।
आपको नहीं लगता कि शुरुआत तो हुई है धीरे धीरे जो चीजें हैं, क्योंकि ओएसडी तुरंत नियुक्त कर दिए गए थे ताकि जो भी प्रशासनिक तंत्र आगे डेवलप होगा उससे पहले वहां पर एक आधारभूत व्यवस्थाएं शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति वहां पर होना चाहिए। तो जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीके, जैसा सत्ता पक्ष कह रही है कि उन्होंने अपने तरीके से काम किया है, विपक्ष को और किस बात पर आपत्ति है? ऐसा क्यों लगता है कि इनमें और गुंजाइश थी या फिर जल्दबाजी की गई? वास्तव में जल्दबाजी की गई थी, ये सैनी साहब भी जानते हैं और चतुर्वेदी जी और आप भी जानते हैं कि राम लुभाया जी को तो खुद को पता ही नहीं था, वो विदेश में थे। और जब उनको पता चला कि जिलों की घोषणा हो गई तो उन्होंने टेलीफोन करके पूछा, भाई कौन कौन से हुए हैं, क्या क्या हुआ है, जरा बताओ तो सही। ये ना उनको खुद को नहीं मालूम। अब देखिए सैनी साहब, अभी आपको पता है कि दूदू जिला बनाया। अब दूदू जिला बनाया, क्या मजाक बन गई है? दूदू एक विधानसभा का, केवल एक विधानसभा का जिला, और जिसमें कौन सी दूदू और वही वो मौजमाबाद और फागी, 3 तहसीलों को मिलाकर के ना दूदू विधानसभा की 3 तहसीलें, और उन्हीं 3 तहसीलों को लेकर के जिला बनाया। तो ऐसा क्या कोई खुश करना, निर्दलीय विधायक को खुश करना बहुत जरूरी था? ये मेरे समझ में नहीं आया। यानी ये सब मैं सोचता हूँ कि अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है, खुश करने के लिए कि इनको राजी रखो ताकि ये इधर उधर नाराजगी नहीं करे। बालोतरा देखिए, 1 मिनट मैं बताऊं आपको, बालोतरा नहीं सॉरी सांचौर। अब यार सांचौर के पास में, सांचौर के पास में, और आपको मान लो भीनमाल पास में है, लेकिन भीनमाल वाले क्या कह रहे हैं, हम सांचौर में जाएंगे नहीं, यदि हम सांचौर में चले गए तो हमारी मोटरसाइकिलें पार हो जाएगी, हम जालोर जाना पसंद करेंगे। ना भीनमाल से जालोर कितना दूर है, सांचौर नजदीक है, लेकिन सांचौर में वो जाना नहीं चाहते, कि सांचौर में रहना नहीं चाहते। और इसी कारण से आज वो जो सांचौर जिला बनाया है उसमें उसको नहीं रखा गया है, सांचौर के अंदर भीनमाल को जोड़ा ही नहीं गया। मतलब ऐसी मजाक बन रही है। ऐसे ही इन्होंने कई ऐसे जिले बना दिए, विधानसभाओं को तो तोड़ा है, ये बात तो मेरे भी समझ में आता है और संभव है कि किया होगा इन्होंने। पहले देखिए विधानसभा में घोषणा की थी सैनी साहब कि जयपुर का इन्होंने क्या तय किया था कि पूर्व जयपुर और जयपुर पश्चिम जिला बनेगा, विधानसभा में घोषणा है। इसी प्रकार से जोधपुर के लिए इन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण बनेगा। फिर जब विरोध शुरू हुआ तो आनंद फानन में शहर को एक जिला रख दिया और ग्रामीण को अलग जिला बनाना पड़ा। यानी मजाक बनती है। तो ऐसी जल्दबाजी क्या जरूरी थी? ऐसी जल्दबाजी करना कौन सा जरूरी था? थोड़ा परीक्षण कर लेते, विचार विमर्श कर लेते, राय ले लेते। अरे उसकी आने देते ना राय, तो उसकी राय भी नहीं आने दी, फटाफट में घोषणा कर दी। ऐसे ही संभाग, अब हमको तो वो ऊपर से छप्पर फाड़ के दे दिया है, पाली भी संभाग बन गया, तो करते हैं हम। लेकिन पाली संभाग जो बनाया है ना, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि संभाग मुख्यालय यदि कलेक्ट्रेट को बनाया तब तो ठीक है, ये जोधपुर रोड पर बनाना चाहते हैं संभाग मुख्यालय, यूआईटी का जो भवन बनने वाला है उसके पास में। तो पाली के व्यक्ति को जोधपुर जाना आसान है, वहां संभाग मुख्यालय जहां बनाने वाले हैं वहां का भाड़ा इतना लग जाएगा, टैक्सी भाड़ा, कि व्यक्ति को तो बोझ पड़ेगा। ऐसे ही इन्होंने देखिए ये कोटपुतली को, अब मतलब पता नहीं इन्होंने क्या बहरोड और कोटपुतली विराटनगर इनको बनाया बहरोड। अब इनको थोड़ा सेंटर को लेना चाहिए था ताकि इससे व्यक्ति को लाभ मिले। ऐसे ऐसे कई काम इन्होंने कर दिए हैं। सलूम्बर को बनाया, सराड़ा सलूम्बर को जिला बना दिया, और ऐसे शाहपुरा को, जहाजपुर शाहपुरा को, उनको मिला करके, यानी केवल 2 विधानसभाएं, 5 पंचायत समितियां और 6 तहसीलें, यानी आराम से काम होगा। मैं ये सोचता हूँ कि सोचा नहीं है, विचार विमर्श करके नहीं किया। ये थोड़ा सा करना चाहिए था, समय देना चाहिए था, और जरूरत के माफिक बनाते। अभी इनके पास में अधिकारियों की नियुक्त, अब इनके भवन बनाना, ये सब काम नई सरकार के ऊपर छोड़ दिया। सैनी साहब, ये सब बोझ नई सरकार करेगी। प्रदीप जी से जवाब लेता हूं मैं, तो नुकसान होगा, नई सरकार को करना पड़ेगा। राजी रखना है, यही सब करना है। प्रदीप जी से सारे सवालों के जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, आपने सुना राठौर साहब को, उनके कहना बहुत जल्दबाजी रही। और देखिए प्रैक्टिकलिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिकलिटी उसको देखनी चाहिए, जांचनी चाहिए थी कि कोई संभाग अगर नया बना है, अगर जिला बना है, तो जिला मुख्यालय, उसकी दूरी आसपास के क्षेत्रों से कैसे है, परिसीमन उसका कैसे किया गया है, परिसीमन जो नया होगा, जो नए इलाके बनेंगे, विधानसभा का टूट किस तरह से होगी। और कुल मिलाकर, हालांकि अभी उन्होंने बात बोली नहीं, हो सकता है आगे बोले, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, उनका जैसे
वार्डों का परिसीमन किया गया था, 200 वार्ड बनाए गए थे जयपुर में, उसी तरह से ये भी बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो भी नए क्षेत्र बनाए गए हैं, ये वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए बनाए गए हैं। कौन सा इलाका ऐसा है जहां से इनको इस इलाके में लेने से लाभ मिल सके वोट बैंक का? देखिए, मैंने अभी शाम को ही जो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता की थी इस घोषणा के बाद, मैंने वो सुनी है और उनका मैंने वक्तव्य सुना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मदन जी ने हालांकि आते ही माहौल को जरा हंसने खेलने वाला बनाया, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी विस्तार से सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि देश में 600 जो जिले हैं उनमें 100 जिले हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम है, और राजस्थान में जो स्थिति बनी है उसमें अभी जो 50 जिले घोषित किए गए हैं उसके अनुसार एक जिले में आज भी 15 लाख लोगों की जनसंख्या है। आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो थी उसमें यह थी कि प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे जिलाधीशों कलेक्टरों को कि एक रात वो जिलों में बिताएं, लेकिन चूंकि जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी ने कहा कि जब मैं बूंदी में कलेक्टर थी तो मैं 100 समितियों की अध्यक्ष हुआ करती थी और उन मीटिंगों के नाते हमें उनमें रहना होता था क्योंकि वो जन समूह से जुड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन हमारी अपनी उपस्थिति जिले में रहना इसलिए जरूरी है कि हम आपातकाल में, आज की स्थिति ये है कि घटना होते ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को होना होता है, तो उनका कहना था कि प्रशासनिक सुविधा हमारी सबसे पहली व्यक्तिगत मान्यता रही है ताकि हम लोगों को सुलभ हो सकें। आज समस्या यह है कि लोगों को कलेक्टर एसपी उपलब्ध नहीं हो पाते। उसका वजह यह है कि इतना बड़ा एरिया होने के कारण जब वो दौरे करते हैं, 200 किलोमीटर उनकी रेंज होती है, तो उसमें दौरे करते हैं तो फिर लोगों से कैसे मिलेंगे, अपना काम वो कैसे करेंगे। तो सवाल यही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका मुख्य उद्देश्य रहा है और प्रशासन को आम जन के नजदीक ले जाने का प्रयास इस विकेंद्रीकरण का मुख्य ध्येय है। अब जैसा कि अभी मदन जी ने कहा कि रमा लोहिया जी को विदेश में पता चला, तो उनका काम तो सुझाव देना था, उन्होंने फाइंडिंग्स निकाली, उन्होंने सरकार को दे दी। अब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार ही जब उनकी प्राथमिकता तय होगी तभी घोषित करेंगे, तो उनके सुझाव देने के बाद उनकी राय की जरूरत नहीं है, उसके बाद सरकार अपना फैसला करती है और सरकार ने फैसला किया और 50 जिले बना दिए। लेकिन घोषणा करने के बाद मदन जी एक बात और हुई कि उस घोषणा करने के बाद भी बहुत सारे जिलों से बात आई कि कुछ और जिलों की आवश्यकता है और जिलों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और जिले बनाए जाने चाहिए। तो अगर मैं बात कहूं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण में देश में 600 में से 100 अगर जिले 5 लाख से कम के हैं तो इस हिसाब से राजस्थान में तो 125 जिले होने चाहिए। विकेंद्रीकरण में अगर 5 लाख तक एक कलेक्टर एसपी की बात करें और जवाबदेही की बात करें तो राजस्थान में 125 जिले होने चाहिए, तब जाके विकेंद्रीकरण होगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर विकेंद्रीकरण करते हैं तो संसाधनों की व्यवस्था भी देखनी होगी, आपको यह भी देखना होगा कि जो तंत्र आप चलाना चाहते हैं उसको आप नियंत्रित भी कर सकें। तो मेरा कहना यही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं, आप खुले मन से देखिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा सभी आम जनों के लिए होता है। जितना विकेंद्रीकरण होगा उतनी ही प्रशासन की उपलब्धता होगी तो आप जन समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। तो मेरा मानना यही है कि मुख्यमंत्री जी का ध्येय सत्ता के विकेंद्रीकरण करते हुए, क्योंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और 7.5 करोड़ की आबादी है, तो अगर 5 लाख का ध्येय करें तो मैं मानता हूं ये बहुत जल्दी होगी। और मेरा मानना यह है कि अभी 50 किए हैं लेकिन 6 महीने राम रिवाया कमीशन का समय बढ़ाया गया है। मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि कम से कम 15 जिले और बनने की गुंजाइश अभी है और मुख्यमंत्री जी ने इस पर सिर्फ संकेत दिया है कि वो अभी उसको जो उनकी रिपोर्ट आएगी उस पर भी विचार करेंगे। तो मेरा मानना है निश्चित रूप से खुले मन से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान में उनकी रिपोर्ट आने के बाद 15 जिले और बनने की संभावना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में होगी, ये मेरा अनुमान। चलिए सनी साहब, आपने सुना, देखिए राम लोहिया जी की जो रिपोर्ट थी वो आ गई थी राम लोहिया कमेटी की, लेकिन अभी जैसा राठौर साहब ने कहा कि वो तो थे ही नहीं, यहाँ पर विदेश में थे और उनके पीछे से इन जिलों की घोषणा कर दी गई। क्या आप मानते हैं कि राम लोहिया कमेटी की रिपोर्ट में इतने जिलों का जिक्र है? अगर जिक्र है तो फिर अभी भी गुंजाइश क्यों इसकी बताई जा रही है? जैसा सीएम ने भी कहा, प्रदीप जी भी वही बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने इशारा किया है कि 6 महीने के लिए उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया उसमें अगर किसी तरह के कोई सुझाव आते हैं तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा, उसके हिसाब से बदलाव किया जाएगा। तो पूरी रिपोर्ट आने का इंतजार करने के बाद अगर ये जिलों का गठन की घोषणा होती, ये बात अलग है कि तब तक सरकार, नई सरकार को लेकर जो कवायद थी, आचार संहिता लग जाती और सारी कवायद शुरू हो जाती, लेकिन फिर भी
रिपोर्ट का और इंतजार करने के बाद इसकी घोषणा होती? देखिए, कुल मिला के ये तो रामलू भाई जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और मुझे मालूम है कि वो अमेरिका किस लिए गए थे और उसके बाद में लौट आए। डिस्कस उनसे पूरा हो चुका है। मदन जी जो कह रहे हैं वो भी सही होगा, लेकिन वो पूरा उनसे डिस्कस हुआ, उसके बाद में सब कुछ सामने आया है। और जहां तक ये मैंने कहा ना कि विकेंद्रीकरण से ही जनतंत्र मजबूत होता है। जितना ज्यादा लोगों के पास में ताकत पहुंचेगी उसका सियासी लाभ भी मिलता है। ये या दूसरा पहलू है कि सियासी लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप अपने मतदाता की इच्छा के मुताबिक उसको अगर सारा क्षेत्र दे देते हैं और काम करने की जगह देते हैं तो वो आप उसे मोहित करेंगे तो ही तो आपको वोट करेगा। चाहे वो मदन जी का पार्टी अगर होगा तो वो भी यही करेंगे। इसमें तो राठौर साहब, लेकिन सैनी साहब, इसमें तो कई जिले ऐसे थे जिनको लेकर तो कोई ना तो कोई धरना हुआ, ना कोई प्रदर्शन हुआ, ना कोई सुरसुरी भी चली उसकी। ऐसे भी कई जिलों के नाम है इसमें। तो वो तो लोगों को ही बड़ा चंबा लगा कि हमने तो कोई मांग भी नहीं की थी, अचानक से हमें जिला बना दिया। नहीं, ऐसा ऐतराज करने वाला तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान में कोई नहीं होगा सिवाय मदन जी के अलावा। ऐतराज नहीं, लेकिन आश्चर्य जरूर हुआ उनको। ऐतराज तो नहीं करेंगे, अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन आश्चर्य जरूर रहा कि हमें ये सौगात बिना मांगे मिल गई। जिस पहलू से सामान्य जन वाकिफ नहीं होता है उसको वाकिफ करवाने का सिलसिला वाकिफ करवाने का जिम्मेवारी राजनेताओं की होती है। तो राजनेता बताएंगे कि क्यों जिले बनाए हैं और कैसे जिले बनाए हैं, विरोध करने वालों को बताएंगे, समर्थन करने वालों को बताएंगे। और अगर राजनेता खुद ये कहे कि मुझे भी अभी पता चला घोषणा में, तो नहीं, तो इसका मतलब तो आप बड़े लकी हैं। आपके लिए तो पहले से जिला बन के तैयार है, तो आपको किसी कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सहज रूप से आप वोट देने की तैयारी कीजिए। ये कहना होता है, ये जिले की मांग को लेकर के वोट इधर से उधर हो जाते हैं, तो उसका निपटारा अगर ऐसा हो जाता है कि पहले से ही कहा ही नहीं था जिला बन गया, तो अच्छी बात है ना। ये तो इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन हाँ, मदन जी की जो बात है उसका जवाब प्रदीप जी ने जो दिया वो अर्थपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया है कि उन सारे जिलों में जो एसडीज लगाए थे उनकी पोजीशन क्या हो गई है, वो किस तरीके से काम करेंगे, और अभी और जिलों की घोषणा की संभावनाएं बाकी पड़ी हैं। ये तो देखिए, तो दोनों राजनेता ही कुछ कह सकते हैं, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता। जी राठौर साहब, जन भावनाओं का सम्मान करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि उनको लगता था विकेंद्रीकरण की बात एक अच्छी बात है। विकेंद्रीकरण जब भी होता है तो जैसे जैसे इलाका छोटा होगा उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, बजट को लेकर भी उसमें काफी गुंजाइश रहेगी। और कई बार ये शिकायत भी आती है जनप्रतिनिधियों की तरफ से कि इलाका बहुत बड़ा है, मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूं, वो शिकायत भी उनकी दूर होगी। तो विकेंद्रीकरण होना, जिलों के साइज, और अगर 15 की तो और गुंजाइश अभी बता रहे हैं प्रदीप जी, 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा है, इसका फिर स्वागत क्यों ना किया जाए? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी भी इनका गठन हो जाता है, तो अगर आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार सामने आएगी बनकर अगले साल, जैसा पूरा चलता है यहाँ पर परंपरा है, तो आपके लिए तो ये अच्छा है ना कि एक नई चीज आपके सामने होगी और ज्यादा अच्छे तरीके से सरकार काम कर पाएगी। देखिए, सैनी साहब बहुत अनुभवी है। उन्होंने अनुभवी होते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी कुछ बातें कह दी। जैसे हमने वोट बैंक की बात करी ना, कि अनुभवी है। इनके मुंह से निकल गया कि वोट तभी मिलेंगे जब अपीज करेंगे, मतलब खुश करेंगे। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये राजनीति ठीक नहीं है। ठीक वही होता है कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप जरूरत के माफिक किया जाए। मैं एक बात बताऊं, सैनी साहब अच्छी तरह से जानते हैं, शायद चतुर्वेदी जी भी जानते होंगे कि परशुराम जी मदेरणा, इनके कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुए हैं, वो कलेक्टर को बड़े बाबू ही कहा करते थे। अब दूदू में जो कलेक्टर बन के जाएगा वो बड़े बाबू क्या छोटा बाबू ही बन करके रहेगा, कोई जाना ही पसंद नहीं करेगा कि ये कोई जिला है क्या। दूदू क्या मजाक बना दिए, उस कलेक्टर की भी क्या स्थिति बनेगी। मैं आपसे एक बात और सुनिए। आखिर देखिए, डिमांड इंतजार करने में क्या दिक्कत थी? 4.5 साल तक चुप रहे वो, 4.5 साल तक पिटोराय में बंद करके बैठे रहे। यदि ऐसी आवश्यकता थी तो 4.5 साल पहले कर लेते। अब ये सीधा नई सरकार के माथे कि करोड़ों का जो बोझ है वो नई सरकार पूरा करे, हमको तो कुछ नहीं करना, हमको तो केवल लगाना है। और अभी वो वहां पर ओएसडी लगा दिए, वो वहां काम करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। वो मतलब मैं सोचता हूं कि इसका सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की जो भावना है ना, वो केवल मजाक बन करके रह गई है। हाँ, जरूरत माफी करते, बिल्कुल ठीक था। अब ऐसे ऐसे जिले बना दिए जहां लोग जाना, उसमें जुड़ना भी नहीं चाहते। अब क्या आवश्यकता थी, मुझे बताओ आप, सांचौर को जिला बनाने की? वहां पर क्या ऐसी मतलब मजबूरी थी? यानी केवल एकमात्र एमएलए है उनका,
जालोर, सिरोही, पाली 3 जिलों में कांग्रेस का विधायक ही एक ही है, वो सांचौर का, तो उसको खुश करने के लिए वहां जिला बना दिया। मैं सोचता हूँ देखिए, मतलब सनी जी मैं सही कह रहा हूँ आपको, 3 जिलों में एक एमएलए कांग्रेस का, वो जो संयम लोटा है वो मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, तो ये केवल खुश मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश की आबादी मेरा ख्याल है अभी 1 करोड़ भी नहीं हुई, उसके आसपास ही पहुंची है। वहाँ 12 जिले हैं। देखा जाता है सैनी साहब, नेपाल की और अब विदेश में हमारे पड़ोस के मुल्क की बात कर लूं, वहाँ 75 जिले हैं नेपाल के अंदर, यहाँ इतनी सी जगह पे। और ये जिलों का निर्माण इसलिए होता है कि लोगों का संपर्क आसानी से हो सके, लोग सुविधाओं के साथ में आगे जी सकें। तो सुविधाओं में उनकी शक्ल देखने की आवश्यकता नहीं है, दूध नाम ये लगता है जैसे कुछ, लेकिन है वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ के लोग कितने हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना है। तो जितना आप लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए मौका देंगे उतना ही आपकी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और जितना आप उनको परे रखेंगे उतना ही संकट का सिलसिला पैदा होगा। तो वो ये ठीक ही है। आप नक्शा बना था फुलेरा को दूदू में देने की, फुलेरा ने ऐतराज किया कि हम नहीं जाएंगे दूदू में, हम जयपुर में रहना पसंद करेंगे, भले ही हमारा दूर पड़े। अब आप देखिए कहाँ हुआ वो, आप ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। राजस्थान के निर्माण में भी 7 चरण लगे हैं कि हम नहीं जाएंगे उसके साथ में, मत्स्य के साथ में नहीं जाएंगे, किसी और के साथ में संयुक्त उसके साथ में नहीं है। 7 चरणों में जाकर के राजस्थान की 23 रियासतें और जो ये चीफ शिप वाली जो 3 सिटीज थी उनका जिले बने हैं। तो ये नाराजगियां तो रहेंगी, लेकिन अब ये नाराजगियां नहीं रहनी चाहिए। वो राष्ट्र का एकीकरण वाला इश्यू एक अलग इश्यू है, वो मामला जो सरदार पटेल जी ने किया वो अलग मामला है। यहाँ तो तोड़ रहे हो ना, आप दिखोर रहे हो ना, जोड़ कहाँ रहे हो? वो तो जोड़ने की बात, जोड़ा नहीं, 23 रियासतों को। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इंतजार कर लेते, थोड़ा इंतजार कर लेते, राम लुबैया की रिपोर्ट आ जाती। नहीं आई है रिपोर्ट, आ गई जी, आ गई। अब ना हो रिपोर्ट आ गई सर, आ गई, समय नहीं आई थी। अब राम और अच्छा, उसकी रिपोर्ट के अंदर ये जिले हैं, सैनी साहब आप बोल दो, उसकी रिपोर्ट में ये जिले हैं, आपके दोस्त तो हैं ना राम लुबैया, बोल दे। नाम पड़े वो मेरे को नहीं मालूम। देखिए मेरा यही सवाल था उसकी जो सिफारिश थी उसमें ये नहीं था। अरे सिफारिश तो कमाल हो गया, सिफारिश होती तो ये अवस्थित स्थिति भी नहीं बनती। वो इसकी विवेचना करता कि किसके साथ कौन जुड़ेगा, ये तो कम से कम करके देता ना। आखिर कमेटी बनाई है, उस कमेटी का कार्यकाल दिया है, उसको बजट दिया है, उसका काम यही है कि इसका और सही ढंग से धरातल पर देख करके और जिले बनाए। लेकिन उसने ये नहीं दिया, कल्पना भी नहीं थी किसी को 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, ये था एक साथ दे दिया। और मतलब जैसे आपके बयान का जवाब तो राम लुबैया जी दे सकते हैं। प्रदीप जी से जानने की कोशिश करते हैं। मदन जी का जवाब जो है, सवाल का जवाब है, प्रदीप जी से जानने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा था इस बात का कि अगर मान लीजिए वो रिपोर्ट आई थी तो क्या उस रिपोर्ट के मुताबिक ही इन जिलों का गठन किया गया है? और अगर मान लीजिए उस रिपोर्ट के मुताबिक किया गया है तो फिर और नए जिलों की गुंजाइश कहां बचती है? क्यों उसका कार्यकाल बढ़ाया गया? अगर उसकी रिपोर्ट में उन्होंने बता दिया कि इतने जिले बनने चाहिए, तो उसके बाद और कहां गुंजाइश बचती है अगर उस रिपोर्ट के मुताबिक जिले बनाए गए तो? प्रदीप जी देखिए, मेरा कहना यही है, अभी मदन जी ने 2 बातें कही। मदन जी का दर्द ये नहीं है कि क्यों हो गया, मदन जी दर्द है कि छोटा बाबू बड़े बाबू किस्सा क्यों हो गया। उन्हें कलेक्टर को छोटा बाबू दूदू में कहा जाएगा, उसका उन्हें दुख है। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए कि उनका दर्द है कि कलेक्टर जयपुर के पास दूदू ऐसा हो जाएगा जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा ट्रांसफर किया जाता है। हो जाए, सवाल इस बात का नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी भी जो केंद्रीकरण हुआ है उसमें हर जिले में 15 लाख की आबादी है। आप समझिए इस बात को, 15 लाख की आबादी पर कलेक्टर, अभी भी 50 जिले बनने के बाद उस कलेक्टर के पास 15 लाख की आबादी होगी जिसको उसे देखभाल करनी है। ये भी बहुत बड़ी संख्या है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि 600 जिलों में 100 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम है। तो सवाल ये है कि अगर ये तो पैरामीटर ये पूरा ही कर, सुनिए मदन जी, राम लुबैया जी की समिति ने पैरामीटर फिक्स किए थे कि उनका आधार क्या हो, उसके विकेंद्रीकरण का लाभ कैसे मिल सकता है, उसकी बात की है उन्होंने अपने पैरामीटर्स दिए, किस आधार पर कर सकते हैं, किन प्राथमिकताओं से कर सकते हैं और किस तरह इसका समाजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय करके दी। उन्होंने जिलों की सीमांकन नहीं, उन्होंने प्राथमिकताएं तय की। सरकार ने उनकी प्राथमिकताओं पर निर्णय लिया। सवाल इस बात का है कि आपको समझना पड़ेगा कि विकेंद्रीकरण
देश में जब आए थे तो कितने राज्य थे, कितने स्टेट थे, उसके बाद बनते चले गए, जैसे जैसे साम्राज्य फैला राज्य बढ़ते चले गए। सवाल यह है, विकासशील देशों में ये संख्या का जो बल है वो बढ़ता है। और वही बात मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट भाषा से कही कि हम 2030 की तरफ देख रहे हैं। अगर 2030 की बात करें, आज 2023 है, तो मेरा मानना ये है कि तब तक ये जिले हो जाएंगे कम से कम 130। तो सवाल यही है इस बात का कि आने वाली संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2030 का टारगेट रखा है और उसके अनुसार उन्होंने 50 जिले किए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि 6 महीने कार्यकाल बढ़ा करके और संभावना तलाशी जाए, ताकि लोगों को समुचित रूप से उनको प्रशासन के नजदीक होने का अनुभव भी हो, उनकी सेवा भी हो और प्रशासन भी दक्षता के साथ उनकी सेवा कर सके। यह सरकार का मुख्य ध्येय है। इसलिए मदन जी, इसमें छोटे बड़े छोड़िए, हमारे लोगों की सरकार किस तरह अच्छी सेवा कर सकती है, उनके निकट कैसे रह सकती है, ये हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं जन जन को हम ये विकास में शामिल करें और उनकी मदद करें। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो सियासत का, लेकिन जनता को अगर इसका फायदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सियासत सोचकर भी अगर नए जिलों का गठन किया गया है तो लाभ जनता को मिलेगा, और अगर जनता के हित के हिसाब से किया गया है तो भी जनता को लाभ मिलेगा। और मकसद यही होना चाहिए। बस अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि ये बहुत लंबा समय ये ना ले। जैसे ही अब अधिसूचना जारी हो गई है, नए जो 19 जिले हैं उनका जो बर्थडे है वो 7 अगस्त को तय हो चुका है, लेकिन उसके बाद तेजी भी उनमें आए, वहां की जनता को यह एहसास हो कि अब सरकार और प्रशासन उनके और नजदीक पहुंच गया है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो कोशिश होती है सरकार की, वो कोशिश कामयाब होती हुई नजर आए। विपक्ष भी इसका स्वागत करेगा अगर इस कोशिश को थोड़ा सा और जल्दी पूरी क्या है कि जो इसकी शक्ल आनी चाहिए उस शक्ल में आ जाए। और 6 महीने के लिए कार्यकाल तो बढ़ाया गया है, लेकिन आचार संहिता से पहले वहां के लोगों को यह एहसास होने लगे कि अब उनके काम के लिए उनको बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं लगाना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो सीधे जाकर कुछ ही मिनटों में और अपने प्रशासनिक तंत्र के पास जाकर अपनी बात पूरी करवा सकते हैं और अपने हित की बात कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास विषय पर हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।